तभी उन्होंने अलमारी से एक महंगी शराब की बोतल निकाली और मेरी ओर मुस्कुराकर देखने लगे। मैंने भी मुस्कान का जवाब मुस्कान से दिया। मुझे प्रोफेसर मनोहर के इरादे से कोई ऐतराज नहीं था। इसी बीच शराब से भरा गिलास मेरी ओर बढ़ाते हुए वह बोले, तुम शराब तो पीती होगी? जब कॉलेज में दाखिला लिया था, शराब तो मैंने तभी पीना शुरू कर दिया था। पुरुष और शराब ये दोनों ही चीजें मेरे जीवन से जुड़ गई थीं। मैंने आंख मूंदकर गिलास खाली कर दिया। प्रोफेसर मनोहर बेहद ही खुश हुए। मैंने ऐसी शराब पहली बार ही पी थी। मेरे पूरे शरीर में नशा फैल गया। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और देखते ही देखते पलकों ने आंखों को ढांप लिया। कोई 2 घंटे बाद मुझे होश आया तो प्रोफेसर मनोहर पर बहुत ही गुस्सा आया। सभी पुरुष एक जैसे ही क्यों होते हैं? जब मैं मनोहर सर के साथ यौन जीवन जीने के लिए तैयार थी, तो इन्हें मुझे शराब में बेहोशी की दवा डालकर पिलाने की जरूरत ही क्या थी? तभी मेरा हाथ अपने शरीर पर गया तो मैं अवाक रह गई। मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मैं बिल्कुल ही बिना कपड़ों के थी। इतने में ही मेरे हाथ मेरे जिस्म पर चले गए। छूने से मुझे यूं लगा जैसे प्रोफेसर मनोहर ने कुछ किया ही न हो। तभी मैंने उठने की कोशिश की तो उठ न सकी। मुझे कांच चुभने जैसा दर्द हो रहा था। मैं बुदबुदाई, प्रोफेसर मनोहर ने मेरे साथ कैसा वास किया है कि मेरा शरीर फटा जा रहा है। मैं कराहती हुई किसी तरह से उठी और कपड़े पहनकर पुनः बिस्तर पर लेट गई। इसी बीच मनोहर सर अंदर दाखिल हुए। वह मुस्करा रहे थे। मैंने घृणा से उन्हें देखा। तुम मर्द हो या हिजड़े? मैं तो पूरे होशो हवास में तुम्हारी बाहों में आने के लिए तैयार थी। फिर तुमने मुझे बेहोशी की दवा धोखे से क्यों पिलाई? क्योंकि मैं उत्तेजित नहीं हो पाता हूँ और मुझे यह बर्दाश्त नहीं कि कोई स्त्री मुझे नामर्द कहकर मेरा मजाक उड़ाए। मैंने तुम्हें बेहोश कर अप्राकृतिक तरीके से तुम्हारे साथ किया है। वह बड़ी ही बेशर्मी से यह कहकर मुस्करा पड़े। मैं उन्हें खा जाने वाली निगाहों से देखती हुई उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम एक कसाई से कम नहीं हो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तभी वह तेजी से आगे बढ़े और मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा तब न मेरा खून पियोगी। मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दूंगा। मुझे हिजड़ा एक स्त्री ने ही बनाया है, तो तुम उसका बदला मुझसे क्यों ले रहे हो? मैं डर के मारे कांप उठी, क्योंकि तुम भी तो एक स्त्री ही हो। मुझे हर स्त्री में वही नजर आती है। मैं तुम्हें बेहोश कर करके मार डालूंगा। तुमसे पहले कॉलेज की 2 लड़कियों को मैं ऐसे ही मार चुका हूँ। यह कहकर मनोहर सर पागलों की तरह अपना सिर खुजलाने लगे और अचानक ही मुझे गुदगुदाने लगे। मैं हंसते हंसते बेहोश हो गई। मैं एक ऐसे सन की प्रेम रोगी के चक्कर में आ गई थी जो दिमागी रूप से बिल्कुल पागल था। जब उसे पागलपन का दौरा पड़ता तो वह कुछ भी नहीं देखता था। मैं हैरान थी, यह कैसा आदमी है जो रात में शैतान बन जाता है और दिन में कॉलेज में जाकर बच्चों को पढ़ाता है। उस समय तो वह एक संवेदनशील इंसान लगता है। इस तरफ 2 हफ्ते बीत गए। मैं उसके पागलपन से काफी परेशान रहने लगी थी। उस हैवान ने मेरे अंगों को दांत से काट काट कर घायल कर दिया था। मेरे होठों से तो हमेशा ही खून रिसता रहता था। उसकी हरकतें किसी जानवर से भी बदतर थीं। एक रात प्रोफेसर मनोहर देर से घर वापस आए तो मैं झट से बिस्तर से उठ बैठी। वह मुझे कमरे में बंद करके कॉलेज जाते थे। कुंडी खोलने की आवाज जैसे ही मुझे सुनाई दी, मैं बाथरूम में चली आई और कुंडी खोलकर चुपचाप बैठ गई। अंदर घुसते ही वह सबसे पहले मेरे बिस्तर के पास आए। जब मैं वहां नजर न आई तो वह पलंग के नीचे झुककर देखने लगे। मैं बाथरूम के रोशनदान से उचककर सब देख रही थी। फिर वह गुस्से से गुर्राए, कहाँ चली गई? मेरे सामने आ जाओ, वरना बिस्तर को आग लगा दूंगा। वह यह कहकर दूसरे, तीसरे, चौथे फिर 5वें कमरे में एक-एक कर गए। जब मैं कहीं नजर न आई तो वह थक हार कर शराब पीने लगे। तभी उनके दिमाग में जाने क्या सूझा। वह बड़बड़ाए, लगता है बेवकूफ बाथरूम में छुपी है। यह कहते कहते बाथरूम के दरवाजे को आकर पीटने लगे, बाहर निकल आओ नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा।
मुझे पता था बाथरूम का दरवाजा काफी मजबूत था, जल्दी नहीं टूटेगा। मैं चुपचाप बैठी रही। अब उन्होंने पैर से धक्का मारना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। अब वह काफी बौखला गए थे। मैंने सोचा अगर आज उनके हाथ आ गई, तो वह मुझे जिंदा ही चबा जाएंगे। फिर वह सोफे पर आकर बैठ गए और शराब पीने लगे। मैंने बाथरूम में नजर दौड़ाई तो मुझे एक कपड़ा साफ करने वाला लकड़ी का चौड़ा डंडा दिखाई दिया। मैंने उसे हाथ में ले लिया। वह अब काफी नशे में थे। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और दबे पांव उनकी पीठ की ओर बढ़ गई। वह मुझे देख नहीं रहे थे। मेरी जान पर बन आई थी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उनके नजदीक पहुंचते ही मैंने एक जोरदार वार उनकी पीठ पर कर दिया। तभी दर्द के मारे चीख पड़े और पीछे मुड़कर भेड़िए की तरफ मेरी तरफ लपके। लेकिन मैं हाथ नहीं आई और तेज कदमों से दरवाजे की ओर भागती चली गई। वह नशे में भी थे और घायल भी हो चुके थे। दौड़ने में मेरा मुकाबला नहीं कर सके। मैंने दरवाजे के बाहर आते ही बड़ी तेजी से फाटक बंद किया और कुंडी लगा दी। वह चीखते और दरवाजा पीटते रहे, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जान बची तो लाखों पाए। उस समय यही कोई रात के 3 बज रहे थे। सुबह जल्दी काम पर जाने वाले बिस्तर से उठ गए थे। पास के मकानों से बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं तेज तेज कदमों से चलकर सड़क पर आ गई। मेरी मनःस्थिति बहुत ही खराब थी। मेरी सोचने की शक्ति भी अब क्षीण हो गई थी। मैं पहले वाली काजोल थी ही नहीं। इन कुछ हफ्तों में ही मेरा पूरा जिस्म ही बदल गया था। मैं दुविधापूर्ण स्थिति में जाने कब तक खड़ी रही। फिर कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गई। मैं बाजार के बीचों बीच आई तो सुबह हो गई थी। दुकानें खुलने लगी थी, लेकिन मेरी किस्मत का दरवाजा बंद था। तभी मैं सहसा ही बुदबुदा पड़ी, आज अपराध और अपराधी क्यों बढ़ रहे हैं? इनकी जड़ें कहाँ है? घर में ही तो है। आजकल घर घर में अपराध पल रहा है। व्यक्ति को माँ बाप ही अपराधी बनाते हैं। इनका अंत भला कैसे होगा? मेरी माँ, मेरे पापा क्या मेरे अपराधी नहीं है? उन्होंने क्या अपराध नहीं किया है? मैं समाज के लिए आज एक वेश्या बनकर रह गई हूँ। उनकी गलत सोहवत में रहकर ही तो मैंने पुरुषों के आगे बिछना शुरू कर दिया। मेरे हाथ से कभी किसी का कत्ल भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। आज अधिकांश परिवारों के स्त्री पुरुष का बाहर भी किसी से संबंध चल रहा है। उनके बच्चे क्या बिगड़ेंगे नहीं? मुझे पारिवारिक संस्कार सही मिलता, मेरी परवरिश अच्छे माहौल में होती, वेदांत अंकल और रवीना जैसे स्त्री पुरुष मेरे घर में नहीं घुसते, तो क्या मैं आज सड़क पर होती? यही सोचते सोचते मैं काफी भावुक हो उठी। एक युवा और खूबसूरत स्त्री के साथ बाहर के लोग कैसा व्यवहार करते हैं, यह मुझसे छुपा नहीं था। मर्दानी बाहों में खेलने का मेरा शौक अब मुझे धीरे धीरे अपराध की ओर धकेलने लगा। शायद मैं अपराधी बनकर ही स्वयं की रक्षा कर सकती थी। कोई दूसरा उपाय ही नहीं था। 10 बजते बजते सड़क वाली दुकानों में अचानक ही लूटपाट शुरू हो गई। मैं कुछ समझ न सकी। जहां मैं खड़ी थी, वहां लोगों की दुकानें ज्यादा थीं। उनकी दुकानों को ही लोग विशेष रूप से लूट रहे थे और आग भी लगा रहे थे। पुलिस दूसरी तरफ मुंह फेरे मौन खड़ी थी। मैं घबराई हुई एक सिपाही के पास जाकर बोली, यह सब क्या हो रहा है? सिपाही मुस्कुराते हुए बोला, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? दुकानें लूटी जलाई जा रही है। तो मैंने जानना चाहा, आखिर क्यों? क्या तुम्हारी ड्यूटी यही है? सिपाही यह कहकर हंसने लगा कि तुझे नहीं पता, एक बड़े मंत्री की हत्या कर दी गई है और आम जनता ने उन लोगों को आतंकवादी करार दिया है। क्या तुम्हें भी सारे आतंकवादी दिखते हैं? अरे जाओ, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करो। किसी एक या दो गलत अनसरों ने मंत्री की हत्या की है और लोगों ने सभी को ही अपराधी मान लिया है। मेरे यह कहते ही उसने मेरी पीठ पर घुमाकर एक डंडा जमा दिया। तू भागती है कि नहीं यहाँ से? भीड़ को पता चल गया कि तू उनकी वकालत कर रही है, तो तुझे जिंदा ही सड़क पर फूंक देगी। वह शायद सच ही कह रहा था। भीड़ इधर ही चली आ रही थी और उनको समझाना मेरे वश के बाहर की बात थी। मैं भागती हुई एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुस गई।
वहां दोनों गुटों की संख्या बराबर थी। मुकाबला कांटे का था। देखते ही देखते सड़क पर कत्लेआम शुरू हो गया। डॉक्टर ने फौरन शटर गिरा दिया। मैं थर-थर कांप रही थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था। बाहर से आती चीखने चिल्लाने की आवाजें डरा रही थी। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नरसंहार नहीं देखा था। मुझसे कमरे में एक जगह बैठा न गया। मैं कांपते पैरों से कमरे की ओर बढ़ गई। तभी डॉक्टर चीख पड़ा, उधर कहाँ जा रही हो? भीड़ की ताकत का अंदाज शायद तुम्हें नहीं है। वे लोग तुम्हें अंदर देख लेंगे तो शटर तोड़कर यहाँ घुस आएंगे। लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। पागल लोग आपस में लड़ रहे थे। यह कैसी जंग छिड़ी हुई थी? मेरा रोम रोम कांप उठा। लोग एक दूसरे पर बोतल फेंक रहे थे। पेट्रोल और मिट्टी के तेल में डूबे कपड़ों में आग लगाकर दुकानों पर फेंक कर तालियां पीट पीट कर हंस रहे थे। लाखों करोड़ों की दुकानें धध करके जल रही थी। सड़क पर लाशें बिछी हुई थी। मैंने अचानक ही आंखें बंद कर खिड़की का दरवाजा बंद कर दिया। एक कोने में डॉक्टर गुमसुम खड़ा था। मुझे उसकी मनोदशा पर हंसी आ रही थी और दया भी आ रही थी। यह कैसा डॉक्टर है, खून खराबों को देखकर डर गया है। डॉक्टर तो लाशों का पोस्टमार्टम करते हैं, बड़े से बड़ा जख्म ठीक करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, फिर यह खून से लटपट लाशों से इतना घबराया हुआ क्यों है? मैंने देखा वह यही कोई 35-36 साल का सुंदर पुरुष था। उसके होठों तक फैली घनी मूंछें बड़ी ही आकर्षक लग रही थी। उसकी आंखों में गजब आकर्षण अपील थी। लेकिन इस समय तो वह बिल्कुल ही नर्वस था। इतने में वह धीरे धीरे चलते हुए मेरे नजदीक आ खड़ा हुआ। मैं कुछ समझ न सकी। फिर वह बोला, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या करने आई थी? मैं तो एक मजबूर लड़की हूँ। एक मानसिक रोगी के चंगुल से किसी तरह भाग निकली हूँ और कोई ठिकाना ढूंढ रही हूँ। मैं इससे ज्यादा कुछ बता न सकी। डॉक्टर को यह समझते देर न लगी कि मैं एक बेबस लड़की हूँ। मेरा कोई नहीं है। वह अचानक ही बोल पड़ा, अब क्या करने का इरादा है? मैं क्या बताऊं? मैंने यह कहते हुए देखा, उसकी निगाहें मेरे गदराए बदन पर बड़ी ही बारीकी से फिसल रही है। वह मुझे शायद आंखों ही आंखों में पी रहा था। मेरे जिगर के झल्लो, ये मौज मस्ती सीरीज का 8वां भाग है। मुझे उम्मीद है, जैसे सीरीज के सभी भागों को आपने प्यार दिया, वैसे ही कहानी का ये भाग भी आपको अच्छा लगेगा। कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।